गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का D&F ब्लॉक चैप्टर चल रहा था और 2 वीडियो लेक्चर डिलीवर हो चुके थे। ये हमारा 3rd लेक्चर है। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ प्रॉपर्टी हो चुकी थी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है कलर। Most of the transition elements, their ions and their compounds are colored. कलर कौन सा होगा वो सेकेंडरी थिंग है, कलर्ड होंगे। हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। जब हमने d ऑर्बिटल्स की बात करी थी बच्चों, तो d में ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। स्टार्टिंग वाली 3 ऑर्बिटल्स को हमने नाम दिया था T2g और लास्ट की 2 को दिया था Eg। T2 का मतलब होता है ट्रिपली मीन्स 3 और G का मतलब होता है डीजनरेट मीन्स इक्वल एनर्जी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है कोई या उसका आयन है। इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो 5 हैं। ये स्प्लिट होती हैं। ये वाली बात हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। जब भी स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ से होगी T2g का पार्ट अलग रहेगा और Eg वाला पार्ट। ये 2 ऑर्बिटल हो गई Eg और ये 3 हो गई T2g। इनकी एनर्जी कम है और Eg की एनर्जी ज़्यादा है। इनके बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये लाई करता है विजिबल रीजन में, और एनर्जी से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ इस फार्मूले से। अब मान लो D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसमें आएगा लोअर एनर्जी लेवल में। अब इस पे लाइट आई, जब लाइट आएगी तो फोटोन आएगा। फोटोन की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर ये बहुत कम देर तक रहेगा, फिर ये रिटर्न होगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। जब ये ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वही एनर्जी आएगी हमारे आँख के रेटिना पे आके एक कलर प्रोड्यूस करेगी। अगर उस एनर्जी की वेवलेंथ रेड कलर से मैच कर जाएगी तो रेड दिखाई देगा, ग्रीन से मैच कर जाएगी तो ग्रीन दिखाई देगा। ठीक, ये क्लियर होगा। अब ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है। d से d में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इज नोन एज dd ट्रांजिशन। तो जिनमें dd ट्रांजिशन होगा वो सारे कलर्ड होंगे। dd ट्रांजिशन किस में होगा और किस में नहीं होगा। ये d में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर पहुंच जाएगा। 2 3 4 5 6 अभी भी ऊपर पहुंच जाएंगे। 7 8 9 अभी भी पहुंच जाएंगे। इसमें अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि अब ऊपर कोई भी स्पेस नहीं बचा। तो D10 और एक D0 का मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन भी नहीं होगा। यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा वो सारे कलरलेस होंगे, और जिनके D में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे कलर्ड होंगे। अब क्वेश्चन है, ये कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। ये हमको एक्सप्लेन करना है कि ये ब्लू कलर का क्यों है। बहुत सिंपल सा आंसर है, सारे आंसरों का फॉर्मेट एक ही रहेगा। आप कहोगे इन कॉपर सल्फेट, कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ये 4s0 3d9। D9 है, dd ट्रांजिशन हो जाएगा। आप कहोगे इन कॉपर सल्फेट, कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s0 3d9। सिंस dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल हेंस इट इज ब्लू इन कलर। कलर दे रखा है तो बता दोगे, नहीं दे रखा है तो कह दोगे हेंस इट इज कलर्ड। अब और कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। वाइट कहें या कलरलेस कहें एक ही बात है। क्वेश्चन है ZNO इज कलरलेस या ZNO इज वाइट।
आप कहोगे इन ZnO जिंक इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, क्योंकि इसमें O का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो जिंक का कितना होगा +2। अब Zn++ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s0 3d10, D10 है, इसका मतलब DD ट्रांजिशन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आप D0 और D10 में नहीं हो रहा है। अब आप लैंग्वेज लिखोगे इन ZnO जिंक इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s0 3d10 सिंस DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल हैंस इट इज वाइट है तो लिख दोगे हैंस इट इज वाइट, और कलरलेस है तो आप लिखोगे हैंस इट इज कलरलेस। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, स्कैंडियम 3+ सॉल्ट्स, जो भी इसके सॉल्ट्स होंगे आर कलरलेस, इस बात को हमको एक्सप्लेन करना है। तो कहोगे द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम +3 इज 4s0 3d0 सिंस DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। ये D0 आ गया, D0 में DD ट्रांजिशन नहीं होगा, सिंस DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल हैंस स्कैंडियम 3+ सॉल्ट्स आर कलरलेस इन नेचर। ये होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी थी कलर वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स देयर salts are used as catalyst in various reactions। आपने देखा होगा, या तो कैटालिस्ट नाम सुना होगा प्लेटिनम होगा, या MnO2 का नाम सुना होगा, V2O5 का सुना होगा, पैलेडियम सुना होगा, निकल सुना होगा, आयरन सुना होगा, आयरन ऑक्साइड सुना होगा। जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक के ही होते हैं। क्यों होते हैं वो हमको समझाना है। डी ब्लॉक के जो हैं, तो डी ब्लॉक की वेरिएबल वैलेंसी और वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ये ढेर सारी ये वैलेंसी हैं, तो रिएक्टेंट आएगा और यहाँ पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा, और जब रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो जाएगा तो कंसंट्रेशन सरफेस पे बढ़ जाएगी रिएक्टेंट की, और रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। वही एडजॉर्ब करेगा जिसमें ढेर सारी फ्री वैलेंसी होंगी। अब अगर हम कहें सोडियम की एक वैलेंसी होती है तो वो एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब करेगा, कैल्शियम की 2 होती हैं तो वो सिर्फ 2 करेगा, लेकिन इनकी ढेर सारी होती हैं, इसलिए ढेर सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करेंगे, इसलिए ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव। जितना हम कैटलिस्ट के छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से फ्री वैलेंसीज का नंबर बढ़ेगा और ज़्यादा रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब होगा। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया, मान लो ये निकिल है, कोई सॉलिड है निकिल का, और उसमें 9 एटम है। मैंने अपनी बात समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। इसमें फ्री वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी फ्री वैलेंसी है? 12, यानी 12 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके इस पे एडजॉर्ब हो सकते हैं। अब हमने क्या करा, इसके 9 छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। अब एक पार्ट की फ्री वैलेंसी हो रही है 4, और ऐसे पार्ट्स हुए 9, तो फ्री वैलेंसी हो गई 36। पहले थी 12, अब हो गई 36। नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज बढ़ गई, इसलिए कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव देन अ कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लंप। लंप मीन्स सॉलिड की फॉर्म में जो होगा उसकी कंपेरिजन में। ये थी हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि स्फीयर्स के बीच में जो थोड़ी सी खाली जगह बचती है उसको हम इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। मान लो ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का क्रिस्टल है, सॉलिड है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का एटम है जो मैं दिखा रहा हूँ, इनके बीच में ये जो खाली जगह है इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके बीच में जो वॉइड है उसमें कोई नॉन मेटेलिक एटम जिसका साइज छोटा होगा, जैसे बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, वो आके यहाँ पे ट्रैप्ड हो गया, फंस गया। ये जो कंपाउंड बने इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज, मेलिएबिलिटी हो गई, डक्टाइल वाली जो प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टीज डिफर हो जाएंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल वॉइड्स होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। एलॉय होता है बच्चों मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को हम एलॉय बोलते हैं। सुना होगा आपने ब्रास हो गई, ब्रॉन्ज हो गई या स्टील हो गई जिसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, उसमें आयरन, क्रोमियम, निकिल ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। आयरन सबसे ज़्यादा होता है, क्रोमियम, निकिल कम होते हैं। उन्हीं मेटल्स को हम आपस में मिक्स कर सकते हैं बच्चों जिनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जिनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, हम 12th क्लास में 11th क्लास के स्टूडेंट्स की मिक्सिंग कर सकते हैं। हमने कह दिया आधे स्टूडेंट 11th क्लास के आके यहाँ बैठ जाएं, आधे 12th क्लास के, क्योंकि उन दोनों क्लास के जो बच्चे हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। हम सोचें कि प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स को और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को हम मिक्स करके एक ही क्लास में बिठा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। जो प्ले ग्रुप का बच्चा होगा उसको जब आप 12th क्लास वाले बच्चे की बेंच पे या चेयर पे बिठाओगे, जब आप उसको बिठाओगे तो लुढ़क जाएगा, छोटा सा होगा। और जो प्ले ग्रुप वाले बच्चे की चेयर होगी उसमें 12th वाला बच्चा फिट ही नहीं हो पाएगा, वो बहुत छोटी होगी। यानी हम उन्हीं चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं इजीली जिनके साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि साइज फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। पहले कम हुआ फिर बढ़ गया तो लगभग साइज कम रहा, जैसे ही डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ तब उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। तो ऑलमोस्ट इन सब की रेडियस सेम होती है, इसलिए इनको आपस में आराम से मिक्स कर सकते हैं क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम है। एक मेटल ले ली हमने मोल्टेन फॉर्म में, मेटल ए, यहाँ पर हमने दूसरी मेटल ले ली मोल्टेन फॉर्म में, मेटल बी। इन दोनों मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में हमने मिक्स कर दिया और बाद में उसको ठंडा कर दिया तो एलॉय बन जाएगा। जैसे एटम ए और बी आराम से एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द लैटिस, ये बन गया क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम इनको मिक्स कर सकते हैं। तो ये एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी थी।
नेक्स्ट टेंडेंसी होती है बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ट्रांजिशन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्यों, उसका एक रीजन है। कौन कौन से, जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये निकेल ने अमोनिया लीगेंड से, ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लीगेंड है। जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो लीगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस मेटल के पास उन 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर को रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। इनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, जिस वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसका और देख लो, बहुत जाना पहचाना है। NH3 बन जाएगा Cu NH3 का होल 4, ये बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिल्वर भी बना लेता है। अब दूसरी बात, स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने से लोन पेयर को इसका न्यूक्लियस आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्ट कम कर पाएगा। तीसरी बात, इनके न्यूक्लियस पे हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो इन 3 वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाने की। ये थे बच्चों, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इसके बाद इसमें 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस साल इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं, तो इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लॉकडाउन खुलता है और जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये पढ़ा देंगे, तो कंपटीशन में तो आएगा ही आएगा ये वाला पार्ट। दूसरी बात, इसमें F ब्लॉक में से थोड़ा सा हटाया है, लैंथेनोइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं केमिकल, लेकिन हम वो पढ़ लेंगे, वो तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें लैंथेनोइड, एक्टिनोइड्स, उनकी आपस में दोनों के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज, और एक टॉपिक है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वो हम पूरा पढ़ लेंगे, ये CBSE बोर्ड के लिए छोड़ देंगे। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी ट्रांजिशन एलिमेंट की 13 प्रॉपर्टी थी, मैं अभी नोट करता हूँ, हो सकता है एक आध रह गई हो तो अभी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से ढेर सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जरा एक बार ध्यान करते हैं, हो सकता है एक आध छूट रही हो तो पढ़ लेंगे। फर्स्ट थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट थी कलर, जो मैंने अभी डिस्कस करी। एक थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरा और डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट थी कैटालिटिक। नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट एटॉमिक साइज। नेक्स्ट साइज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक थी हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट थी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेक्स्ट थी वेरिएबल वैलेंसी एंड वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल वैलेंसी एंड वेरियस
ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जो कि इंपॉर्टेंट थी, 2-4 और है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, आप लर्न कर लेना, नोट्स मैंने सेंड कर दिए हैं। 1-2 प्रॉपर्टीज़ के अगर रह गए होंगे तो मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, आप नोट्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो कल रिलीज करेंगे, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।